Good morning, dear students. St. Joseph Convent Senior Secondary School, Ratlam. Class 7th, Subject Hindi. Myself, अंजलि जैन। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो रिवीजन वीडियो है। रिवीजन वीडियो पार्ट 3, जिसमें हम प्रतिभा हिंदी पाठमाला से पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। बच्चों, मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं कि रिवीजन आप प्रश्नोत्तर का और अति लघु उत्तर का, या हम कहें कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या का, या हम कहें कि ग्रामर का, इनका रिवीजन आप पुराने वीडियोस में से देख के भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी। सिर्फ उस पार्ट का एक सार एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अगर आपको डीपली रिवीजन करना है, तो आपको उन वीडियोस में से ही रिवीजन करना होगा। या फिर अगर आपने अपनी फेयर कॉपीज़ प्रॉपर बनाई हैं तो उसमें से प्रश्नोत्तरों को याद करें, ग्रामर बुक में से व्याकरणों को अच्छे से याद करें। ध्यान रखिएगा बच्चों, हर चैप्टर को बड़े ध्यान से गौर से पढ़ें। उन चैप्टरों को किसने लिखा है, उन चैप्टरों का क्या मूल्य है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से और ध्यान से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको बता रही हूँ पार्ट 1, कोई नहीं पराया, कविता का सार। सबसे पहले मैं बता दूँ बच्चों कि ये जो कविता है, ये कविता गोपाल दास नीरज जी ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से गोपाल दास नीरज जी जो है वो कह रहे हैं कि इस कविता में कवि ने संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है, इसका वर्णन किया है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो संसार है, यहाँ न तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। यह अपना है, यह पराया है, किसने जाना? यह अपना है और पराया है, बेहद कठिन है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि यह जानना बहुत कठिन है कि इस संसार में अपना पराया कौन है, और ये कोई भी आज तक जान नहीं पाया। बहुत सी बार हम जिसे अपना मानते हैं वो ही हमें धोखा दे जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिन्हें अपना नहीं मानते, जिन्हें हम पराया मानते हैं, वो ही हमारे बहुत काम आ जाते हैं। तो हम ये कभी जान नहीं सकते कि कब कौन हमारे काम आ जाएगा, अर्थात कि हमारे अपना कौन है, हम ये कभी जान नहीं सकते। जिसको हम अपना मानते हैं, कुछ ही दिनों में वह पराया हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जिन्हें हम अपना मानते हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो पराया हो जाए, किसी भी बात को लेकर हमारे बीच या उनके हमारे बीच मनमुटाव हो जाए और वो हमसे परायापन करने लग जाए। पराया अपना हो जाता है, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो पराये होते हैं, जिन्हें हम कुछ नहीं मानते, वो अपने हो जाते हैं। जैसे बहुत सी बार हम देखते हैं ना कि एक अजनबी व्यक्ति, सड़क पे राह चलता व्यक्ति भी हमारी मदद कर जाता है। अगर हमें कुछ हो गया है, अगर हमें सहायता की ज़रूरत है, तो जिसके हम कुछ नहीं लगते, जो हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित है, वो भी हमारे काम आ जाता है। तो इस तरह से इंसानियत के नाते वो हमारे काम आता है। ठीक है, मतलब कि वो हमारा अपना बन जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान होने के नाते। काम निकलने के बाद न कोई अपना रहता है, ना कोई पराया, यही संसार की रीत है। इस संसार के लोगों ने एक रीत बना ली है, एक तरीका बना लिया है कि अपना काम हो जाने के बाद वो सामने वाले को भूल जाता है, फिर उसे याद नहीं करता, और जब तक सामने वाले से उसको काम पड़ता है
तब तक वो उसके आगे पीछे घूमता है या उससे बातचीत या उससे संबंध बनाए रखता है। यही संसार का तरीका हो गया है। यह जाति पाति की भीड़ कुछ नहीं है, ना ये धर्म कुछ है, ना यह संसार, ना मेरा घर। लेखक बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जाति पाति कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब भी एक बस भीड़ है। ना तो ये सब धर्म कुछ है, ना ही संसार कुछ है, ना ही अपना घर। कहीं भी रहिए, बस अपनी इंसानियत अपने साथ रखिए। लेखक कहना चाह रहे हैं कि हम कहीं भी रहें, चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे कहीं भी हम वास करें, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। यदि हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानियत का भाव ज़रूर होना चाहिए कि हम दूसरों के दुख में दुखी हो सकें, उनकी मदद कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। दीन दुखियों गरीबों के लिए हमारे मन में सहानुभूति हो, यही इंसानियत होती है। बस वही इंसानियत जो है वो हमारी है, हमारे अंदर का ये इंसानियत का भाव ही हमारा है, ठीक है। इस संसार में कुछ भी किसी का नहीं है, सब पराया है। इस संसार में जिस तरह से हम आते हैं तो कुछ लेके नहीं आते और जाते हैं तो कुछ भी लेके नहीं जाते, मतलब हमारा अपना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ दूसरों का है, पराया है। जितना समय है सबके साथ खुशी से रहना चाहिए। इसीलिए हमारे पास जितना भी समय है हमें सबके साथ हंसी खुशी से रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। यही इस पूरी कविता का छोटा सा सार है जो लेखक अलग अलग माध्यमों से समझाना चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप इस कविता को बड़ी ध्यान से पढ़िएगा और इसे अच्छे से याद करिएगा। इसके प्रश्नोत्तर, इसकी व्याख्या, सभी कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बच्चों, अब हम करते हैं रिवीजन पार्ट 2 का, जिसका नाम है कवि का चुनाव। बच्चों, इस कहानी को आपने अभी तक ज़रूर पढ़ लिया होगा। आपको यह कहानी मुझे लगता है ज़रूर पसंद आई होगी। सुदर्शन जी ने यह कहानी लिखी है, कवि का चुनाव। इस कहानी को मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही शॉर्टली एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस कहानी के जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। आपने अगर नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो से आपको कहानी पता चल जाएगी, लेकिन बच्चों गौर से सुनिए कि आप पूरी कहानी ज़रूर ध्यान से गौर से पढ़ें, क्योंकि आपकी परीक्षा में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं ये कहानी। चांद और सूरज के प्रिय महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा कि उन्हें उनके दरबार के लिए एक कवि की ज़रूरत है। आपको पता है बच्चों कि जो चांद और सूरज के प्रिय महाराज थे, उस महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से एक बार कहा कि उन्हें उनके दरबार के लिए एक कवि चाहिए, लेकिन एक सच्चा कवि चाहिए जो कि अच्छा हो, ईमानदार हो, जो सच्चा कवि हो। यह सुनकर दूसरे दिन नौजवान मंत्री ने नगर में डुगडुगी पिटवा दी, ठीक है। यह सुन के नौजवान मंत्री ने डुगडुगी को पिटवा दिया। तो बच्चों, ये सुन के नौजवान मंत्री ने नगर में डुगडुगी पिटवा दी। डुगडुगी एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बजा के लोगों को सूचना दी जाती थी पिछले समय में। और तीसरे दिन 1001 आदमी महल के नीचे खड़े थे। वो डुगडुगी की आवाज़ सुनी और उसके ज़रिए जो सूचना दी गई, यह सुन के महल के नीचे 1001 आदमी खड़े हो गए कि हम सभी कवि हैं, जो कहते थे कि हम कवि हैं। मगर उन्हें सर्वश्रेष्ठ कौन है मगर उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, उन सब में सबसे अच्छा कवि कौन है, ये पता नहीं चल पा रहा था। नौजवान मंत्री इसका फैसला नहीं कर सके। उन्होंने उन कवियों के नामों की सूची बनाई और महाराज के सामने हाजिर कर दी।
अब नौजवान मंत्री ने क्या किया कि पता नहीं चल पा रहा था कि 1001 कवि में से सच्चा कवि कौन है, इसलिए उन्होंने सूची बनाई। सूची मतलब लिस्ट। उन्होंने एक सूची बनाई जिसमें सबके नाम लिख दिए और महाराज के सामने पेश कर दी। महाराज ने सूची देखकर कई घंटे विचार किया और कहा कि इन सबको कैद कर दो। अब महाराज ने भी कई घंटे विचार किया कि इतने सारे लोगों में से हम कैसे पता करेंगे कि सच्चा कौन है। तो उन्होंने सोचा कि एक काम किया जाए और उन्होंने मंत्री को कहा कि इन सबको कैद कर दो, इनसे कोल्हू चलवाओ और हुक्म दे दो कि अब से जो आदमी कविता लिखेगा उसके ऊपर हमारे नगर का सबसे बलवान आदमी कोड़े बरसाएगा। महाराज को एक विचार आया, हम कह सकते हैं कि एक तरकीब सूझी। उन्होंने कहा कि इन सबको कैद कर दो और इन सब से कोल्हू चलवाओ, ठीक है, और उनको हुक्म दे दो कि अगर इनमें से किसी ने भी कविता लिखी तो हमारे नगर का जो सबसे बलवान इंसान है वो इन पे कोड़े बरसाएगा, इनको मतलब सज़ा देगा। 6 महीने बाद महाराज 1001 कवियों के कैद खाने में गए। अब उन 1001 कवियों को कैद खाने में बंद कर दिया। उनसे हर रोज़ मेहनत करवाई जाती। कोल्हू चलवाने से मतलब मेहनत, ढेर सारी मेहनत करवाई जाती और उनको कविता लिखने के लिए मना कर दिया गया था, ठीक है। 6 महीने हो गए इस बात को और 6 महीने के बाद महाराज उन कवियों से मिलने कैद खाने में गए और देखते हैं कि उनमें से 101 ऐसे निकले जिन्होंने कैद खाने में रहते हुए भी कविताएं लिखी थी। महाराज ने ये देखा, महाराज का हुक्म था कि सब कैद खाने में रहेंगे और कोई कविता नहीं लिखेगा, लेकिन इस हुक्म के बावजूद भी 101 कवि ऐसे थे जिन्होंने कैद खाने में भी कविताएं लिखी। महाराज ने अपने मंत्री से कहा कि तुमने देखा, यह 900 आदमी कवि न थे, केवल नाम के भूखे थे। महाराज ने उस समय अपने मंत्री से कहा कि देखो, 1001 में से ये जो 101 ने कविताएं लिखी है, इतनी मुश्किल में रहने के बाद भी, इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी, और हमारे हुक्म का पालन भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये 101 कवि हैं, ठीक है। और ये जो 900 हैं ये कवि नहीं, ये तो सिर्फ नाम के भूखे थे। और इन 101 कवियों को मोर महल दे दो और देखो कि इन्हें किसी तरह की तकलीफ़ न हो, ठीक है। जो 101 कवि थे, वाकई में जो 1001 में से 101 जो कवि थे जिन्होंने तकलीफ़ों में भी कविताएं लिखी थी, अब उन्हें मोर महल में भेज दिया जाए। महाराज ने ऐसा मंत्री को कहा कि इन्हें मोर महल में भेज देते हैं, जहाँ पे सारी सुविधाएं इन कवियों को दी जाएंगी और इन्हें किसी भी तरह की वहाँ तकलीफ़ नहीं होगी। तो उन कवियों को मोर महल में भेज दिया। कितने कवियों को? 101 कवियों को मोर महल में भेज दिया। मोर महल में 101 कवि दिन रात ऐशो आराम से रहते और मौज करते थे। अब मोर महल में जाने के बाद कवियों की तो ऐश हो गई, वो दिन रात ऐशो आराम से रहते, मस्त खाते पीते और मौज मस्ती से वहाँ रह रहे थे। 6 महीने के बाद महाराज अपने मंत्री के साथ मोर महल गए और सबको अपने सामने बुलवाया और पूछा। अब इस बात को भी 6 महीने हो गए, कवियों को मोर महल में रहते रहते मतलब 6 महीने हो गए। महाराज फिर अपने मंत्री के साथ मोर महल में गए और सबको सामने बुलवाया और फिर पूछा। क्या पूछा? तुमने इन 6 महीनों में कुछ लिखा? महाराज ने 101 कवियों से पूछा कि तुमने इतने ऐशो आराम से यहाँ पे ज़िंदगी बिता रहे हो तुम, तो क्या तुमने इस 6 महीनों में कोई कविता लिखी है? तब उन 101 आरामदासों में से सिर्फ एक ऐसा था जिसने मोर महल की किसी भी इंद्र सभा में भाग नहीं लिया था। तो उन 101 में से सिर्फ एक ही ऐसा था जिसने ऐशो आराम की किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया था। किसी भी सभा में, किसी भी काम में उसने भाग नहीं लिया, कोई ऐशो आराम की चीज़ उसने इस्तेमाल नहीं करी।
कोई ऐशो आराम का इस्तेमाल नहीं किया था। वह हर समय कविता करता था और वो एक ऐसा था जो हर समय सिर्फ़ और सिर्फ कविता ही करता था, मतलब कविताएं ही लिखता था। महाराज ने अपने मंत्री से फिर कहा कि यह 100 आदमी भी कवि न थे, केवल आराम के भूखे थे। महाराज ने अपने मंत्री से कहा कि ये जो 100 आदमी थे ये कवि नहीं थे, ये तो सिर्फ आराम के भूखे थे। जब इनको आराम मिल गया, जब इनको ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल गई तो ये कविता करना भूल गए। ठीक है। इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव बेपरवाह आदमी की तरफ इशारा करके कहा कि यह सच्चा कवि है। यह कहने के बाद महाराज ने उस इंसान, उस एक कवि की ओर इशारा किया और कहा कि ये देखो, यह है सच्चा कवि जिसके लिए दुख और सुख दोनों बराबर हैं। इस इंसान ने दुख में भी कविताएं करी और सुख में भी कविताएं करी। मतलब जब ये 6 महीने कैद खाने में था तब भी इसने कविताएं लिखी थी, और वहाँ से निकलने के बाद जब इसे मोर महल में भेज दिया गया, जब ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था, तब भी इसने कविताएं लिखी है। मतलब कि ये एक सच्चा कवि है, ये हृदय से कवि है। ठीक है। 1001 कंकरों में यही हीरा है। 1001 कवि हमारे महल के नीचे खड़े थे कि हम कवि हैं, हम कवि हैं, लेकिन वो सब तो कंकर निकले और उन सब में ये एक ही हीरा निकला। हम इसे मुँह मांगी तनख्वाह देंगे। ये जितनी तनख्वाह मांगेगा, जितनी इसको तनख्वाह चाहिएगी, हम इसे देंगे। इसका काम केवल इतना है कि हमें हर रोज़ दरबार में आकर एक दोहा या कविता सुनाया जाया करे। इसका काम इतना होगा कि ये महल में आए हर रोज़ और हमें इसकी लिखी हुई कोई भी कविता या कोई भी दोहे को सुनाएं। कवि ने दरबार में जाकर महाराज को एक दिन दोहा सुनाया, दूसरे दिन कविता सुनाई, तीसरे दिन फिर दोहा सुनाया, चौथे दिन लिख भेजा, मुझसे इस तरह की कविता नहीं हो सकती। अब कवि की तो नौकरी लग गई, क्योंकि उसे तनख्वाह मिल रही थी महाराज के यहाँ पे, महाराज के राज दरबार से। तो ये तो हम कहेंगे कि उसकी नौकरी लग गई, कि उसको रोज़ वहाँ जाना है और दोहा कविता कुछ भी सुनाना है। तो पहले दिन तो उसने दोहा सुना दिया, दूसरे दिन उसने कविता सुना दी। अब तीसरा दिन आया तो उसने सोचा कि अब मैं क्या सुनाऊं, तो उसने फिर से दोहा सुना दिया। और वो अब 3 दिन में, तो सिर्फ 3 दिन में ही वो परेशान हो गया। चौथे दिन उसने महाराज को लिख भेजा कि मुझसे इस तरह कविता नहीं हो सकती। मैं तो जैसे कि आपका गुलाम हो गया हूँ कि आज मैंने ये कविता सुनाई है तो कल मुझे कोई दूसरी कविता या दोहा सुनाना है, तो मैं तो बंध गया हूँ। मैं उद्गारों का कवि हूँ। मेरे मन में जब विचार उमड़ते हैं तब मैं उन विचारों को कविता या दोहे के रूप में बांध के लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ तो मेरी नौकरी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे मतलब लिखना ही पड़ेगा। अगर मेरे मन में विचार नहीं भी उमड़ रहे हैं तो भी मुझे लिखना पड़ेगा। किसी की मर्जी का गुलाम नहीं, मैं किसी की मर्जी का गुलाम नहीं हूँ। ठीक है। यह सुनकर महाराज खुश हो गए। ये सुनकर महाराज खुश हुए कि वाकई में यह एक सच्चा कवि है, क्योंकि कविता लिखना भी हर रोज़ का काम नहीं हो सकता। हमारे मन में वो भावनाएं उमड़ने चाहिए। जब हम कविता लिखने बैठें तो हमारे मन में भावनाएं होनी चाहिए, इस तरह का माहौल होना चाहिए। ठीक है। यह आज़ादी की कविता करता है। महाराज ने कहा कि ये सच्चा कवि है और ये आज़ादी की कविता करता है। जब इसके मन में भाव उमड़ते हैं तब ये कविता करता है। जो गुलाम होगा वह गुलामी की कविता करेगा। मतलब कि अगर ये तनख्वाह के लालच में यहाँ रोज़ रोज़ आके दोहा कविता सुनाएगा, मतलब कि ये हमारा गुलाम हो गया है। इसके मन में अगर कोई विचार नहीं भी होंगे तो भी ये जानबूझ के कविता करता। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा गुलाम बन गया है।
और ये इंसान गुलाम नहीं है, ये तो आज़ादी की कविता करता है। यह दरबार में आए या न आए, इसकी तनख्वाह हमेशा इसके घर पहुंचती रहे। महाराज ने कहा कि ये इंसान चाहे दरबार में दोहा सुनाने आए या नहीं आए, लेकिन इसकी तनख्वाह इसके घर पहुंचती रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे उच्च कोटि के कलाकार का भूखा रहना मेरे राज्य का सबसे बड़ा अपमान है। ये तो एक उच्च कोटि का कलाकार है और ऐसा कलाकार व्यक्ति हमारे राज्य में रहता है, यह बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा व्यक्ति भूखा रहे तो ये तो हमारे राज्य का अपमान होगा। महाराज की बातें सुनकर नौजवान मंत्री की आंखें खुल गई। महाराज की इन बातों को सुनकर कि महाराज बिना बुलाए ही उसे तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं और किस तरह से उन्होंने एक सच्चे कवि की पहचान करी है, यह देखकर नौजवान मंत्री की आंखें खुल गई थी। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि ये कहानी अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इस कहानी को डीपली पढ़ने के लिए अपनी बुक से पढ़ें, इस कहानी के प्रश्नोत्तरों को याद करें और इससे संबंधित व्याकरण को, इससे संबंधित बुक एक्सरसाइज को याद करें। कहानी किसने लिखी है, पाठ प्रवेश, सब कुछ याद करें। ठीक है ना बच्चों? आज के लिए बस इतना ही। लेकिन इस कहानी का मूल्य क्या है, हम ये जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का एंड करते हैं। तो इस कहानी का मूल्य है सूझबूझ, ज्ञान और कला का सम्मान। हमें सूझबूझ से काम करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए। जिस इंसान के अंदर कला है, आर्ट है, उस इंसान का मान सम्मान करें और आज़ादी के महत्व को समझना चाहिए और उसकी सही परख भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको इस इस कहानी की जो शिक्षा है वो समझ में अब आ गई होगी। थैंक यू।